तो भाई साहब हम लोग कर रहे थे क्या क्या कर रहे थे भाई साहब, मार्जिनाइजेशन। ठीक है। सो अभी हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स में भाई साहब हमको ये कम से कम पता चलता है कि दे वेर नॉट रूल्ड, ठीक है, दे वेर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स। बहुत बड़े बड़े जो एम्पायर्स आए या लार्ज स्टेट्स आए, इनके वश में ये नहीं आ पाए, है ना। तो जैसे समझ लो अगर आपका मुगल एम्पायर है, ठीक है, मुगल एम्पायर हो गया, या लेट्स से आपके ब्रिटिश एम्पायर के ये ज़्यादा पार्ट नहीं रह पाए, ठीक है। दे वर नॉट अमॉन्ग द मासेस, ठीक है, टू बी रूल्ड और कॉलोनाइज्ड, ठीक है। सो ये एक था इनका भाई साहब। Instead, often empires heavily depended on Adivasis for crucial access to forest resources. तो एम्पायर जो भी आए यहाँ पे, इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी था किस पे, फॉरेस्ट आदिवासीज पे। क्यों? क्योंकि आदिवासी जो है तो इनको क्रूशियल एक्सेस देते थे। किसमें क्रूशियल मतलब होता है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सेस टू व्हाट, टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे इनको बहुत इंपॉर्टेंट सा एक्सेस ये देते थे, ठीक है, ओके। This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities. आज की तारीख में ये बहुत ही पावरलेस और मार्जिनल कम्युनिटी हो गए हैं, ठीक है। आदिवासीज हैव टर्न्ड आउट टू बी वेरी पावरलेस। आज की तारीख में इनको कोई पूछता भी नहीं है। आज की तारीख में भाई साहब जीपीएस है तो आप कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इनके बारे में कोई रिसोर्सेज के बारे में इनसे पूछता भी नहीं है। इनको कोई मतलब प्राथमिकता नहीं देता है, ठीक है। दे हैव लॉस्ट that high position that they had previously in the society with regards to information and all, ठीक है, okay. In the pre-colonial world they were traditionally ranged hunter gatherers and nomads, ठीक है। तो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड मतलब आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश के आने के पहले ज्यादा करके इनको क्या माना जाता है, देवर हंटर गैदरर्स, ठीक है, देवर हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स। नोमैड्स मतलब एक जगह पे ये नहीं रहते थे। दे नेवर यूज्ड टू हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, दे यूज्ड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, ठीक है। दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था इनका। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होना, ठीक है, एंड कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। तो ये ऐसा इनका भाई साहब रहने का तरीका था। Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through, ठीक है, economic changes, forest policies and political force। तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव, इकोनॉमिक चेंजेस जब होती हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा असर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट जब कोई नया इकोनॉमिक पॉलिसीज लाती है, इकोनॉमिक चेंजेस इंप्लीमेंट करती है, तो इन आदिवासीज पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। फॉरेस्ट पॉलिसीज जैसे आपने देखा ब्रिटिश टाइम पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसीज आ गए जिसमें इनको फॉरेस्ट में एंट्री डिनाई हो गया, ठीक है। सो दोज वर द थिंग्स व्हिच इम्पैक्ट देम, ठीक है। और क्या भाई साहब, पॉलिटिकल फोर्स, जो भी पॉलिटिकल फोर्स होता है देश का, वो भी इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री टू माइग्रेट टू लिव एज वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो मतलब इनके ऊपर इतना प्रभाव आता है कि दे जनरली लीव देयर प्लेसेस, दे जनरली लीव देयर ड्वेलिंग प्लेसेस एंड माइग्रेट टू लिव एज वर्कर्स, माइग्रेट टू लिव एज वर्कर्स। प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे भाई साहब इनको मूव आउट करना पड़ता है। डोमेस्टिक वर्कर्स दे मूव आउट फ्रॉम दीज प्लेसेस टू दीज प्लेसेस, ठीक है। इनको अपना जॉब चेंज करके, इनको अपना भाई साहब फॉरेस्ट के एरिया को चेंज करके कहीं दूसरे जगह पे मूव आउट करना पड़ता है विद अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑल टुगेदर, ठीक है। तो फ्रॉम 1830s आदिवासी, तो स्टीरियोटाइपिंग मतलब क्या है भाई, यही है, यही कर सकते हैं ये। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, अरे यार ये ना पकाया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, ये कितना पकाता है, मतलब किसी भी बात पे ये इतना ही पकाएगा, ऐसा हम बोलते हैं, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब यही है, मतलब इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता, है ना, दैट्स अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। सो जैसे हम किसी इंसान के बारे में अगर बोलते हैं ये बहुत स्टीरियोटिपिकल इंसान है, स्टीरियोटिपिकल इंसान है मतलब इसको अगर हम कुछ बोलेंगे तो इसका रवैया यही रहेगा, ही इज़ गोइंग टू और शी इज़ गोइंग टू आंसर इन दिस वे ओनली। ये अलग से कभी सोच ही नहीं पाएगा। अगर हम इसको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो अगेन ये खुद का अपना ही एक प्रॉब्लम लाएगा, ठीक है। ही और शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और कम आउट ऑफ इट और सजेस्ट अ वे टू डू सो, ठीक है। सो आदिवासी को भी ऐसा ही माना जाता है कि इनका वही है, जंगलों में रहते हैं और नाचते गाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। बट दे हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज, they have a rich knowledge about the various medicinal herbs and plants that are available in the forest, they have a rich knowledge about the entire forest area। ये सब भाई साहब चीजें क्या हो जाती हैं, नजरअंदाज हो जाती हैं, ठीक है। सो इनको सिर्फ स्टीरियोटिपिकली हम मान लेते हैं कि इनको नाचना गाना आता है भाई साहब और जवान जंगलों में घूमना आता है, एक जगह से दूसरी जगह ये भटकते रहते हैं। From 1830s, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world. So 1830 से
बहुत सारे आदिवासी जो बिहार झारखंड के एरिया में रहते थे वो दे स्टार्टेड मूविंग टू वेरियस प्लांटेशंस। अब ये प्लांटेशंस क्या क्या हैं बोलो? ये प्लांटेशंस हैं भाई साहब आपके कॉफ़ी प्लांटेशंस, देन देयर आर टी प्लांटेशंस। तो इन जगहों पे बहुत बड़ी मात्रा में मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। They were required in large numbers. So these tea plantations and coffee plantations were areas in which people were required in large numbers, and that's when the Adivasis started moving out. ठीक है, that's when the Adivasis, पहले जो खेती होती थी उसको समझिए, 1830s के पहले जो खेती होती थी वो इंडिविजुअल खेती होती थी, मतलब सबके पास एक खेत होता था, ठीक है। आज की तारीख में जैसे कुछ किसान ही हैं जो खेती करते हैं, बाकी लोग दूसरा काम करते हैं, वैसा जॉब स्पेशलाइजेशन नहीं था। पहले के ज़माने में आप खुद जो खाते हैं वो बोते हो, ठीक है, वही जो आप बोते हैं वही खाते हैं आप, ठीक है। तो पैरेलली चलता था आपका लाइफ, ऐसा हमारा ऑफिस जॉब या कॉर्पोरेट जॉब नहीं था, ठीक है। सो वी हैड अ लाइफ इन विच वी यूज टू बेसिकली कल्टिवेट एंड देन हार्वेस्ट एंड देन फीड ऑन इट, ठीक है। तो सब लोग ही बेसिकली फार्मर्स थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब जॉब स्पेशलाइजेशन होने लगा, कुछ फार्मर्स कारपेंटर्स बन गए, कुछ फार्मर्स भाई साहब टेक्नीशियंस बन गए, कुछ फार्मर्स वैगन ड्राइवर्स बन गए। ऐसे जब होने लगा तो फार्मर्स जो है तो धीरे धीरे अभी भाई साहब व्यवस्थित होने लगे, ठीक है। सो नाउ अभी प्लांटेशन होने लगे, प्लांटेशन होने लगे मतलब एक बहुत बड़े खेत के एरिया में सेम ही क्रॉप उगाया जाता था, ठीक है। सो दैट्स व्हेन ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स वाज देयर, और तभी जाकर ये जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स बनने लगे, दीज आदिवासीज स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। तो मॉरिशस, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों में ये देखो प्लांटेशन है, दिस इज बेसिकली प्लांटेशन। इतना बड़ा जो खेत आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली टी प्लांटेशन, ये टी प्लांटेशन है, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड्स है वैसा देखो यहाँ पे कॉटन हो रहा है, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे शुगर केन बहुत बड़ी मात्रा में। सो दीज आर प्लांटेशंस वेर इन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड्स वेर कल्टिवेटेड विद जस्ट वन क्रॉप, ठीक है, एक क्रॉप का कल्टीवेशन होता था। इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन आसाम। तो टी इंडस्ट्री वैसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आसाम से लेबर आता था, ठीक है, आसाम से काफ़ी सारा लेबर आता था। आसाम प्राइमरली तभी एक टाइम पे ट्राइबल एरिया हुआ करता था और फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग रहते थे, सो बहुत सारे आदिवासी पॉपुलेशन था, और इसीलिए आदिवासी पॉपुलेशन वैसा प्लांटेशन एरिया में मूव करने लगा और वहाँ पे टी इंडस्ट्री को हेल्प करने लगा। India's tea industry became possible with their labor in Assam. Today there are 70 lakh Adivasis in Assam alone. पहले ये मात्रा ज़्यादा थी, तो अभी आज की तारीख में 70 लाख आदिवासी पब्लिक आसाम में है। The story of this migration is full of extreme hardship, torture, heartbreak and death. तो इसमें क्या हुआ था भाई साहब, बहुत बड़ी तादाद में अपने अपने खेत खलियान या वन जंगलों को छोड़कर ये आदिवासी कहाँ पे मूव हो रहे थे, प्लांटेशन साइट्स में। और जब ये मूव हो रहे थे तो बहुत बड़ी तादाद में ये मारे भी जा रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ, देयर वाज लॉट ऑफ डिजीज, क्योंकि आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो आपको मालूम नहीं है डॉक्टर कौन है, जब तक डॉक्टर का पता चलता है तब तक इंसान मर जाता है। और पहले के ज़माने में तो भाई साहब मेडिकल केयर उतना था भी नहीं, वैक्सीनेशन उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं थे, छोटे छोटे बीमारियाँ होते थे और सबके सब मर जाते थे, ठीक है। कॉलेरा वॉज इनक्योरेबल, टीबी वॉज इनक्योरेबल, ठीक है। ऐसे जो तमाम बीमारियां हैं जो आज की तारीख में आसानी से इलाज हो जाती हैं जिनकी, उस टाइम पे नहीं होती थी, और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे लोग छोटे छोटे बीमारियों का शिकार होकर मर जाते थे, ठीक है। अभी यही लोग जब वन जंगलों में रहते थे तो वहाँ से जड़ी बूटियाँ लगाकर या वहाँ पे से मेडिसिनल प्लांट्स लेकर किसी तरह से अपना इलाज करके शायद बच जाते थे। लेकिन जब वो अपना वन जंगल छोड़कर किसी दूसरे शहरी इलाके में आते थे, ऑब्वियसली दे डिडंट हैव एनी मीन्स टू गेट देमसेल्व्स treated when they are suffering from a disease, and that resulted in huge deaths, lot of hardships, some were even tortured to death, heartbreak and death, ठीक है। हार्टब्रेक क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे शहर में बसना एक साधारण मामला नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पे पले बड़े हैं, जहाँ के लोगों से मिले जुले हैं, उन सबको छोड़कर आकर एक अलग ही नए शहर में आकर बस जाना, दिस इज नॉट समथिंग वेरी इजी, ठीक है। सो दिस हार्ट ब्रेक होता ही है। अपना गांव, अपना देश छोड़कर किसी और जगह पे जाकर बसना, इसमें आपका हार्ट ब्रेक होता ही है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। फॉर एग्जांपल, जैसे समझ लीजिए आप ये इस बात को शायद नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपकी परवरिश मुंबई में हुई है, लेकिन आपके पापा या उनके पापा इस बात को समझ पाएंगे क्योंकि वो एक देश को छोड़कर आ रहे हैं, एक गाँव को छोड़कर आ रहे हैं,
है ना. So you have been here since long time, but people who have come from far off places, they know what it is to basically leave their places and come down here. ठीक है. So for example, in the 19th century alone, 5 lakh Adivasis had perished in these migrations. Migrations मतलब क्या होते हैं? इन वन जंगलों से हटकर प्लांटेशन वर्कर्स में आना. और इस दौरान जब ये माइग्रेशन होता है, जब उस टाइम पे ऐसा माइग्रेशन नहीं था कि भाई साहब ट्रेन पकड़ ली पहुंच गया भाई साहब अपने गंतव्य स्थान पे, ओला में बैठ गया भाई साहब पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान पे. नहीं, माइग्रेशन मतलब होता था यू एक्चुअली मूव ऑन फुट. ठीक है, आप भाई साहब समझ लीजिए आसाम से चल रहे हैं बिहार तक, चले जा रहे हैं, आप रास्ते में चले जा रहे हैं. ठीक है, सो कम से कम 5 लाख आदिवासीज की डेथ हो गई. ठीक है, 5 लाख आदिवासीज हैड पेरिश्ड इन दीज माइग्रेशंस, इनमें इनका डेथ हो गया. आपने देखा रहेगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे शहर के लोग मार्च करते हुए अपने गांव तक जा रहे थे पैदल. ठीक है, हाईवेज को पकड़ते हुए जा रहे थे वैसा. तो आप सोचिए वो उसको बोलते हैं माइग्रेशन. क्यों? तभी ट्रेन्स बंद थे, तभी भाई साहब आपके बसेस बंद थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था. तो और अपने गांव तक पहुंचना है तो उनको भाई साहब चल के ही जाना पड़ेगा. ऐसा ही कुछ मार्च उस टाइम पे भी हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भाई साहब आपका ये जितना भी ट्रेन्स वगैरह थे वो थे नहीं, बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतने एडवांस्ड में नहीं थे. तो इसीलिए लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट अपने गांव तक जाने के लिए उनको चल के जाना पड़ेगा. ये गांव से शहर तक आने के लिए उनको चल के जाना पड़ेगा. और इसी चलने में काफ़ी लोग बीमार पड़े, काफ़ी लोग हताहत हुए और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई. ठीक है, 5 लाख, दैट्स अ ह्यूज नंबर. 5 लाख आदिवासीज, 5 lakh Adivasis had perished in these migrations. ठीक है, the song below captures the hope of migrants and the reality they face in Assam. ठीक है, काफी दुखद यात्रा थी इनकी. Come Minnie, let's go to Assam. Our country has so much suffering. The country of Assam, oh Minnie, has tea gardens full of greenery. The Sardar say work, work. The Babu says catch and bring them in. The Sahib says I will take care of the skin of your back. Hey जादू राम, यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू आसाम. तो आपने हमें धोखा दिया, आसाम में भेजकर आपने हमें धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. हमारा जो एक जीवन था आज़ाद सा वो आपने छीन लिया. दिस इज अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल लोकेशन इन कंडाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. दिस एरिया इज इनहेबिटेड बाय डोंगारिया कौंस एंड आदिवासी कम्युनिटी. ठीक है, एक आदिवासी कम्युनिटी है. नियामगिरी इज द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी. तो जैसे आपने देखा कि भाई साहब आदिवासी का रिलीजन एक डिफरेंट तरीके का होता है. ये लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, ये लोग जंगल देवताओं की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं. सो देयर रिलीजन इज अ लिटिल डिफरेंट. ठीक है, अलग तरीके से रिलीजन को मानते हैं. ठीक है, अ मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप अ माइन एंड रिफाइनरी हियर विद विच विल डिस्प्लेस दिस आदिवासी कम्युनिटी. तो एक एल्यूमिनियम कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल रहा है बड़े पैमाने में, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल रहा है, यहाँ पे ग्राउंड में एल्यूमिनियम मिल रहा है. सो मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज ट्राइंग टू सेट अप अ माइन एंड अ रिफाइनरी हियर व्हिच विल डिस्प्लेस दिस आदिवासी कम्युनिटी. आदिवासी कम्युनिटी भाई साहब डिस्प्लेस हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जैसे ही आएगा आदिवासियों के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, इनकी जमीन चली जाएगी. ठीक है, सो दे विल हैव टू रीलोकेट देमसेल्व्स. दे हैव बीन जॉइंड बाय स्ट्रांगली resisted this purpose development and have been joined environmentalist as well. ठीक है, तो बहुत सारे environmentalist आए हुए हैं इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं to set up this factory. A case against the company is also pending in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस डाला गया है. ठीक है, और ये पेंडिंग है. तो आदिवासी को भाई साहब ये सारी चीजें आपको जंगलों से मिलती हैं. ठीक है, फूल, ठीक है, पौधे, ठीक है, आपके मेडिसिनल प्लांट्स, देन यू हैव बेसिकली ये इमली, अखरोट, ये सारी चीज़ें जो है तो आपके फॉरेस्ट से मिलती हैं. हेम्प, ठीक है, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं उन सब का सप्लाई बंद हो जाएगा. आदिवासी यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. 10,000 में से 8,000 को मेडिसिनल स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है. मेडिसिनल पर्पसेस मतलब, ठीक है, व्हाट इज मेडिसिनल पर्पसेस? अगर खांसी हो रही होगी तो प्लीज मास्क पहन के आइएगा, किसी से भी मैं बोल रहा हूँ. मेडिसिनल पर्पस मतलब जड़ी बूटी के लिए. ठीक है, पर्पसेस 325 आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स. बहुत जगह पे भाई साहब पेस्टिसाइड, जैसे नीम के पत्ते होते हैं इनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं हम. ठीक है, 425 एज गम्स. गम्स मतलब इनके गम्स यूज होता है. रेजिन्स एंड डाइस 550 एज फाइबर्स, 3,500 एज एडिबल. ठीक है, तो एडिबल मतलब जिनको हम खा सकते हैं. ठीक है, this entire knowledge system gets wiped out when Adivasis lose their rights over forest land.
ये भाई साहब फॉरेस्ट लैंड पे इनका राइट भाई साहब चला जाता है, ठीक है। तो ये सारा जितना बड़ा एक सिस्टम है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है व्हेन दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट लैंड को बहुत बड़ी तादाद में टिम्बर के लिए काटा जाता है, टिम्बर मतलब वुड के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो काफी सारा टिम्बर के लिए फॉरेस्ट लैंड कट कर दिया जाता है, ठीक है। आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आदिवासीज को क्या मालूम भाई साहब कौन सा एरिया किस वजह से यूज हुआ जा सकता है। तो आदिवासीज कभी कभी ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पे रिच इन मिनरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, जहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। दे लिव इन एरियाज, तो उनको वेकेट करना पड़ता है वो सब लैंड, दे हैव टू बेसिकली वेकेट। आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज Okay, so Adivasis also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources, ठीक है। तो आदिवासी ऐसे जगहों पे भी रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो इनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट को मिनरल्स की जरूरत है। दे आर टेकन अवे फ्रॉम माइनिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कंक्लूडेड टू टेक ओवर द ट्राइबल लैंड। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलो। तो ज्यादा करके लैंड को फोर्सफुली ले लिया जाता है और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है। वही लैंड जहाँ पे ये रहते हैं, वही लैंड जहाँ पे ये भाई साहब अपना जीवन व्यापन करते हैं, और वही लैंड जहाँ से ये अपना सारा कुछ निकालते हैं, उस लैंड को फोर्सफुली ले लिया जाता है फ्रॉम दी आदिवासीज, दैट इज फोर्सफुली स्नैच्ड अवे, ठीक है। सो माइनिंग पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, काफी सारे पर्पसेस के लिए इनका लैंड चला जाता है, गवर्नमेंट फोर्सफुली वो लैंड ले लेती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, मोर देन 50% ऑफ पर्सन्स displaced due to mines and mining projects are tribals। और क्लोज 50% लोग जो है तो माइनिंग और माइन ट्राइबल्स के लिए भाई साहब ये डिस्प्लेस हुए, इनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया गया है, आदिवासी को अपनी जगह से प्रताड़ित कर दिया गया है, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर प्लेसेस, ठीक है, ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमंग आदिवासी shows that 79% of the persons displaced from the states of आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स, ठीक है। तो 79 मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग जो इन स्टेट से डिस्प्लेस हुए मतलब जहां उनको दूसरी जगह जाना पड़ा है, किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ा है अपना जीवन चलाने के लिए, उनका भाई साहब 80% लोग जो है तो दे आर आदिवासी, ठीक है। Recent survey report by organizations working among Adivasis shows that 80% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या हो गया, ट्राइबल्स। तो ये जो लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं, दे आर बेसिकली ट्राइबल्स। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, तो हमारा भाई साहब ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स, ठीक है, आपके ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैव गॉन अंडर द वाटर्स of hundreds of dams that have been built in independent India, ठीक है। तो आपका भाई साहब जब डैम्स बिल्ड हुआ, अभी डैम्स हमको चाहिए, डैम्स अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो हमारे होम्स में भी प्रॉब्लम होगा और हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो इन डैम्स को बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है भाई साहब, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर पीस ऑफ लैंड, अपना जो लैंड है बहुत लूज कर देते हैं, क्योंकि डैम्स ऐसे बनते हैं, देखो ये कोई रिवर है समझो, इसका हमने बना दिया डैम, तब ये रिवर आगे जा रहा था, इस आगे जाते हुए लोगों को इस रिवर पे डिपेंडेंसी थी, लेकिन क्योंकि इस रिवर को बंद कर दिया गया है इसीलिए ये लोगों को अभी पानी नहीं मिलेगा, तो इनको भाई साहब मूव करना पड़ेगा, दे हैव टू बेसिकली मूव, ठीक है। काफी सारे इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड एंड वॉर टॉर्न। तो नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भाई साहब बहुत सारे कंट्रीज से हम सराउंडेड हैं। सो ऑन वन साइड इट्स चाइना, एंड अदर साइड इट्स बर्मा, एंड द अदर साइड देयर इज बांग्लादेश, फिर वहां पे भाई साहब तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं जिनसे हम सराउंडेड हैं, और इन अलग अलग कंट्रीज से हमारे बॉर्डर्स हैं, और बॉर्डर एरिया में बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, ठीक है। बॉर्डर एरिया में भाई साहब मिलिट्री हमारे पुलिस की तरह नहीं होती है, अगर उनको लगा ना कि ये कुछ गलत हो रहा है गोली मार देंगे सीधा, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, पुलिस पहले आपको लेकर जाएगी, पुलिस स्टेशन में बैठाएगी, तहकीकात करेगी, फिर आपका केस चलेगा, तब जाकर आपको जेल में डाल सकती है, लेकिन मिलिट्री वाले ऐसा नहीं करते हैं। मिलिट्री वाले को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्योंकि बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज हैं, और यहाँ से मतलब दूसरे कंट्री के लोग आराम से आ सकते हैं, दूसरे कंट्री के आतंकवादी भी घुस सकते हैं, दूसरे कंट्री के मिलिट्री लोग भी घुस सकते हैं। तो इन बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा करके ट्राइबल लोग जो रहते हैं
उनके साथ मिलिट्री वालों का पंगा हो ही जाता है, ठीक है, हो जाता है, क्योंकि भाई वो मिलिट्री अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं और क्लैश होगा, ठीक है। अगर समझ लो मिलिट्री वाले को लग रहा है कि ये जंगल जो है तो प्रॉब्लमेटिक है, इस जंगल में मतलब उधर देश से, उस फॉरेन कंट्री से लोग आ सकते हैं, तो वो क्या करेगी भाई साहब, अपना विजिलेंस बढ़ा देगी वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो उसी जंगल में आदिवासी लोग पहले से आते रहे, वो लोग भाई साहब आराम से जा रहे हैं, तो मिलिट्री को तो गोली चलाना पड़ेगा, और इसी से भाई साहब मिलिट्री और आदिवासी में क्लैश होता है, ठीक है। सो इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है वो, और बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री का भाई साहब बहुत ज्यादा दबदबा होता है, एंड वॉर टॉन, तो वॉर होता है तो आपस में गोलियां चलती रहती हैं उधर से, ठीक है। Okay, India has 54 national park and 372 wildlife sanctuaries covering so much of square kilometers. ठीक है, so there are areas where tribals originally lived but were evicted from. ठीक है, so these are areas. यहाँ पे जो जंगल नेचुरल पार्क्स बनाए गए हैं, जो आपके सैंक्चुरीज बनाए गए हैं, उनपे भी काफी सारे पाबंदिशें लग गई हैं। तो इन जंगल्स में जंगल का एक पार्ट क्या हो जाता है, पार्क बन जाता है, जंगल का एक पार्ट क्या हो जाता है, सैंक्चुरी बन जाता है। अभी इसी जंगल में एनिमल्स भी रहते हैं और इसी जंगल में पहले आदिवासी भी रहते थे, लेकिन जब से वो सैंक्चुरी बन जाता है तब से आदिवासी वहां पे नहीं रह सकते, सिर्फ एनिमल्स ही रह सकते हैं। तो उन जंगल्स या सैंक्चुरीज या पार्क्स को भी इन आदिवासी को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सो दीज वेर एरियाज वेयर ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव्ड बट वेर एविक्टेड फ्रॉम, एविक्टेड फ्रॉम मतलब इनको निकाल दिया जाता है वहां से। When they continue to stay in these forests, they were termed as encroachers. अगर भाई साहब इनके पास कोई रहने को जगह नहीं है और अगर इनको फॉरेस्ट में ही ये रहते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, एनक्रोच कर रहे हैं ये, ठीक है, दे आर एनक्रोचिंग ऑन द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं मेरा जमीन है और तुम उसमें आ रहे हो, तो मैं बोलूंगा यू आर एन एनक्रोचर ऑन माई लैंड, ठीक है, एनक्रोच कर रहे हैं ये। सो व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट, दे आर टर्म्ड एज एनक्रोचर्स. Losing their lands and access to the forest means that tribals lose their main source of livelihood and food. तो भाई साहब किसी भी हिसाब से अगर भाई साहब वहां पे पार्क बन रहा है इसलिए छोड़ना पड़ रहा है, वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज चालू हो रही है इसलिए छोड़ना पड़ रहा है, वहां पे रेलवेज या रोड्स डेवलप हो रहे हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है इसीलिए छोड़ना पड़ रहा है, वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है इसीलिए छोड़ना पड़ रहा है, किसी भी चीज के लिए अगर भाई साहब छोड़ना पड़ता है, दैट इज बेसिकली तब उनको प्रॉब्लम होगा ही होगा। ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड, तो मतलब उनका जो मेन इनकम का जरिया था उनको छोड़ना पड़ता है, फूड को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज अ ग्रेट इम्पैक्ट। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites. तो अभी भाई साहब उनका जमीन चला गया है, फोर्सफुली गवर्नमेंट ने ले लिया है या फोर्सफुली भाई साहब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोगों ने ले लिया है, ठीक है, जिसके वजह से अभी उनके पास कोई जॉब नहीं है। नाउ दे हैव टू बेसिकली गेट एम्प्लॉयड इन वेरियस बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स में इनको एम्प्लॉय होना पड़ता है, ठीक है। सो आदिवासीज आर कॉन्स्टेंटली इन द मूव, दस they get caught in a cycle of poverty and deprivation. तो ये भाई साहब गरीब हो जाते हैं, they get caught in a cycle of poverty and deprivation, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन इन परसेंटेज, तो ट्राइबल पॉपुलेशन भाई साहब देखो अगर अर्बन एरिया में कितना परसेंटेज है 35%, रूरल एरिया में कितना है भाई साहब 45%, और जोर से मुंह फाड़ भाई साहब, जॉय टूट जाए इतना ज्यादा फाड़ ले, ठीक है। अर्बन एरिया में कितना है आपका 35% है ट्राइबल पॉपुलेशन इन परसेंटेजेस, और रूरल एरिया में कितना है 45%। रूरल एरिया दरअसल फॉरेस्ट एरियाज के पास होता है और इसीलिए वहां पे आपका परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं BPL, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इस चीज को आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि BPL होता क्या है, ठीक है। 9th में आप पढ़ेंगे, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, और उसके तहत आप पढ़ते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली डिसाइड करती है कि कौन से लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन होती है और उसके हिसाब से राशन मुहैया कराती है। खैर, तो they are below poverty line. This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished. इनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, और अगर खाना भी मिलता है तो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। So they are what? They are malnourished. Malnourishment मतलब समझ में आ रहा है? They do not have adequate food, and even if they get food to eat, they won't have the adequate amount of proteins or nutrition in it. ठीक है? Okay. Literacy rates among tribals are very low. They are hardly educated. भाई जिनके पास खाना नहीं है खाने को, वो अपने बच्चों को स्कूल क्या भेजेंगे, ठीक है।
सो ये तकलीफें हैं। व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मच ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो जब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने लैंड से तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दे लूज मच ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स। दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड। ऐसा एक भाई साहब इन्होंने गीत लिखा है कि इन्होंने हमारा फार्मिंग लैंड ले लिया, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत खेत खलिहान का काम करते थे, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत अनाज उगाते थे, वो लैंड हमसे छीन लिया गया है, ठीक है। दे लेफ्ट सम हाउसेस, दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड। क्रिमेशन ग्राउंड मतलब जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, मरणोपरांत किसी का जो लास्ट राइट्स परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड। टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड, इन सारी चीजों को जब्त कर लिया गया है। हाउ विल वी सर्वाइव, कैसे हम सर्वाइव करेंगे? हमारी सारी जो चीजें थी जिन पे हम अभी तक पले बड़े हैं या जी रहे थे, उन सारी चीजों को छीन लिया गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद ट्राइबल पीपल हु वाज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू अ रिवर। दिस इज बेसिकली गोविंद मारन एंड ही वाज somebody who was displaced due to refinery project in उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा था और वहां से ये डिस्प्लेस हुए थे, ठीक है, ओके। So as you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life। तो आपका भाई साहब इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन मतलब आर्थिक व्यवस्था और सोशल इनका क्या आउटलुक है, इस पे भाई साहब एक कनेक्शन है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस। इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस में कनेक्शंस हैं। देयर आर कनेक्शंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ पीपल। ओके ओके ओके। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इंपैक्ट्स द अदर। अगर भाई साहब इकोनॉमी से ये गरीब हो गए तो इनका सोशल लाइफ इंपैक्ट हो जाएगा, सोशल लाइफ इंपैक्ट हुआ तो भाई साहब इकोनॉमिक लाइफ इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। तो ये जो इनका ठीक है डिस्पोजेशन है, ठीक है, डिस्पोजेशन मतलब एक जगह से डिस्प्लेस हुआ जाना, ठीक है, या डिस्पोजेशन होना, ये कभी कभी क्या हो जाता है भाई साहब पेनफुल हो जाता है और वायलेंट हो जाता है। दिट बिकम्स पेनफुल एज वेल एज वायलेंट, ठीक है। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मार्जिनलाइजेशन का इंपैक्ट पढ़ा किन पे, आदिवासी पे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रिलीजन्स, ठीक है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन सी होती है, जिनकी तादाद रिलीजन के हिसाब से हमारे देश में कम है, उनको हम बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में या एससीईआरटी के बुक्स में पहले पेज पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। We the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to serve all its citizens justice, which is social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इसमें पूरी मेंशन्ड हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है भाई साहब, सेफगार्ड करता है किसको, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब जिनका तादाद रिलीजन वाइज कम हो, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब जिनकी भाषा, बोलने वाली भाषा भाई साहब कम हो, ठीक है। सो यू हैव रेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट के हिसाब से। Why do you think these minority groups have been, कौन आवाज कर रहा बाहर, okay, in unit 1 you read that constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as a part of fundamental rights। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कितने कौन से लोगों को, जो रिलीजन में माइनॉरिटी में है, ठीक है, रिलीजन में भाई साहब माइनॉरिटी में होना मतलब जिनकी तादाद कम है, ठीक है। जैसे प्राइमरी अगर आप देखोगे इंडिया हिंदूज का कंट्री है, तो हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, बाकी सारे रिलीजन्स थोड़े थोड़े माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। सो इनको बोलते हैं माइनॉरिटी। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे अगर महाराष्ट्र में देखोगे तो मराठी स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में होगी, बाकी कम्युनिटीज थोड़ी बहुत माइनॉरिटी में होगी। तो लिंग्विस्टिक एज वेल एज, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड और रिलीजियस मतलब रिलीजन बेस्ड, ठीक है। सो हमारे संविधान ने ये व्यवस्था की है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अरेंजमेंट किया है कि द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड नॉट सफर, ठीक है।
Why do you think these minority groups have been provided with these safeguards? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. तो भाई साहब numerically small है, इनके numbers कम है, ठीक है, to the rest of the population. However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimensions. ठीक है, तो और क्या क्या है भाई साहब? इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन. तो बहुत सारे और भी चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. ठीक है, कल्चर किसका भाई साहब? मेजॉरिटी का. ये इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह से लोग, देखो इस चीज को समझो, जैसे हम इंडिया में हैं, इंडियाज में हिंदू कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, तो हिंदूज के फेस्टिवल्स या हिंदूज का वे ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली प्रीडोमिनेटिंग इन इंडिया. समझ में आ रही है? ठीक है, सो जैसे अगर आपको यहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा मिलेंगी, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे? सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे आपको. ठीक है, कौन से उत्सव ज्यादा होंगे, हिंदूज के, क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के, कि सार्वजनिक रूप से ज्यादा करके आपके हिंदूज के फेस्टिवल्स मनेंगे, तो क्योंकि मेजॉरिटी में है. ठीक है, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी influences the way in which society and government might express themselves. जिस तरीके से सोसाइटी और गवर्नमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, might express themselves. In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. ठीक है, तो आपका अगर साइज कम हो जाता है किसी कम्युनिटी का लिंग्विस्टिक बेस पे, या ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी का रिलीजन के बेस पे या लिंग्विस्टिक बेस पे अगर साइज कम हो जाता है, ठीक है, इट लीड्स टू मार्जिनाइजेशन. Thus, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पास कुछ सेफगार्ड्स हमको देने पड़ते हैं. ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर गिवन सम सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, in such cases size can be disadvantage and lead to the marginalization of the smaller communities. They also protect them against any discrimination and disadvantage that they face. डिस्क्रिमिनेशन या डिसएडवांटेज अगर इनका हो जाता है तो इससे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, given certain conditions, communities that are small in number related to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. तो जो communities बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, communities which are very small in number, ठीक है, communities which are small in number, communities that are small in number, ठीक है, may get, तो आपका भाई साहब this sense of insecurity may get accentuated if relations between the minority and the minority communities are fraught. तो relationships अगर खराब हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, the constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भाई साहब क्या करता है, किसी में भी भेदभाव नहीं करता है, चाहे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, चाहे कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक. ठीक है, उनमें भाई साहब कोई भेदभाव नहीं होती है. The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. As you have already left in Chapter 5, the judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. Judiciary का भाई साहब एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. Every citizen of India can approach the courts if they believe that the fundamental rights have been violated. कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है if they believe that their fundamental rights are violated, अगर इनका fundamental rights violate हुआ है तो. Now let us understand marginalization in the context of the Muslim community. तो Muslims and the marginalization, हमारे हिंदूज के बाद इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी आती है. ठीक है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में कैसा होता है, ठीक है, Muslims and marginalization. Muslims are 13.4% of India's population, थोड़ा सा बढ़ गया है अभी, ठीक है, and are considered to be a marginalized community in India today because in comparison to the other communities. ठीक है, तो अदर कम्युनिटीज के कंपैरिजन में
मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी माना जाता है, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन का ये 13.4% है, ठीक है। दे हैव ओवर द इयर्स बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी में या इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसको बेनिफिट को डिनाई किया गया है। तो दे हैव बीन ओवर द इयर्स बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बहुत सालों से इनके सोसाइटियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, ठीक है। सो ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है। इट इज अ मार्जिन। द डेटा इन द 3 टेबल शोज below derived from different sources indicate the situation of the Muslim community with regards to the basic amenities, literacy and public employment. Read the tables below, ठीक है। तो आपका basic amenities 1994 में देखो, कच्चा हाउसेस, ठीक है, 63.6%, ठीक है, of Muslims live in कच्चा हाउसेस, 55.2% ऑफ हिंदूज लिव इन कच्चा हाउसेस, ठीक है। कच्चा हाउसेस मतलब जो मतलब मिट्टी से बने हुए हाउसेस होते हैं, ठीक है, कच्चा हाउसेस। बेसिक एमिनिटीज, इलेक्ट्रिसिटी अगर देखोगे 30% ऑफ मुस्लिम्स हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 43% ऑफ हिंदूज हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। पाइप्ड वाटर 19.4% ऑफ मुस्लिम्स हैव एक्सेस टू पाइप वाटर, 25.3% ऑफ हिंदूज हैव एक्सेस टू पाइप वाटर। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई साहब हिंदूज का परसेंटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा यूज़ भी करेंगे ना। हम ये परसेंटेज दिखा रहे हैं लेकिन जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा यूज़ भी होगा, ठीक है। ओके, लिटरेसी रेट बाय रिलीजन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं चीज़ें, ठीक है। ऑल पूरा जो सारे रिलीजन्स का लिटरेसी रेट कितना है भाई साहब? 65%। हिंदूज का 65%, मुस्लिम्स का कितना है? 59%, क्रिश्चियंस का देखिए 80% है। इसलिए देखो कैथलिक कम्युनिटी बहुत मतलब शिक्षित कम्युनिटी होती है, ठीक है। इनका देखो ये क्योंकि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, ये एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। 70%, बुद्धिस्ट 73%, जैन्स 94%। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स एज परसेंटेजेस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट जॉब्स में वो कितना है भाई साहब? 13.5, ठीक है। तो ये आपका आईएएस है, दिस बेसिकली आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें भाई साहब 3% मुस्लिम्स हैं, ठीक है। आईपीएस भाई साहब 4। सो दीज आर पीएसयूज। स्टेट पीएसयू होता है भाई साहब, स्टेट पीएसयू, ठीक है। बैंक्स एंड आरबीआई, ये आपका भाई साहब कितना है? 2.2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम का, रीड दिस डेटा रिलेटेड टू स्कूलिंग प्रोवाइडेड बाय द साचार कमिटी रिपोर्ट। अभी हम स्कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, read the data related to schooling provided by the Sachar Committee report. 25% of Muslim children in the 6 to 14 years age group have either never been enrolled in school or have dropped out. या तो कभी ये स्कूल गए नहीं या तो स्कूल में बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया। 25% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन, ठीक है। दिस परसेंटेज इज मच हायर देन ऑफ एनी अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटी। दूसरे किसी भी सोशल रिलीजियस कम्युनिटी से ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज मच हायर। डू यू थिंक स्पेशल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस सिचुएशन? क्या इसके लिए कुछ स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट होना ज़रूरी है? इसीलिए देखो, रिकग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमिटी इन 2005। तो क्योंकि मुस्लिम्स का डेवलपमेंट ज़्यादा करके नहीं हो रहा था तो गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई इन 2005 टू इन्वेस्टिगेट द इशू। Chaired by Justice Rajinder Sachar, the committee examined the social, economic, social and educational status of the Muslim community in India. तो सोशल स्टेटस क्या है, इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करने लगी गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, सो व्हाट वाज ऑब्जर्व? द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। तो इस रिपोर्ट में पूरे डिटेल के तौर पे कैसे इस कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन हुआ है वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ओके, it suggests that on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of the other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. तो इस रिपोर्ट के अनुसार
इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी का जो मार्जिनाइजेशन हुआ है, इट इज कंपेरेबल टू द मार्जिनाइजेशन विच हैज हैपेंड फॉर other scheduled castes and scheduled tribes. ठीक है. For example, according to the report, the average years of schooling of Muslim children between the ages of 7 to 6 is much lower than that of social religious communities. ठीक है. Average years of schooling of Muslim children, ठीक है, between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other social religious communities. ठीक है. इनका इससे काफ़ी कम है. Economic and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well. इनके कुछ other dimensions है, क्या क्या है? Like other minorities, Muslims' customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen in as the mainstream. तो थोड़ा बहुत इनका जो religious customs हैं, इनके dimensions थोड़ा अलग है. जैसे इनका जो शादी विवाह का मामला है, ठीक है, और जो marriages का procedure है, वो थोड़ा सा different है दूसरे communities से, ठीक है. Like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Mainstream में जो हमको दिखता है, जैसे for example, अगर आप देखोगे किसी मुस्लिम के एक से ज़्यादा बीवियाँ हो सकती हैं, ठीक है, they could have more than one wife, ठीक है. However, अगर आप देखोगे कैथलिक कम्युनिटी में या पंजाबी कम्युनिटी में या हिंदू कम्युनिटी में लीगली एक ही वाइफ हो सकता है, एक ही वाइफ हो सकती है, ठीक है. तो कुछ कस्टम्स में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम कस्टम्स में. सम नॉट ऑल मुस्लिम्स में वियर अ बुरका, कोई भाई साहब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, कोई लोग बुरका पहनते हैं. स्पॉट अ लॉन्ग बियर्ड, कोई बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, ठीक है, ओके. वियर अ फेज, ठीक है, एंड दीज बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स, को टोपी पहनते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दीज आर बेसिकली मुस्लिम्स, ठीक है, दीज आर मुस्लिम्स. ओके, सो कहीं पे बुरका पहनना या बहुत बड़ी दाढ़ी रखना या टोपी पहनना, ठीक है. सो दीज आर आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मुस्लिम्स. बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. देखिए, आप डिफरेंटली आइडेंटिफाई होना चाहते हैं तो लोग ऐसा ही समझ लेते हैं कि आप भाई साहब हमारे बीच के नहीं हैं, ठीक है. तो आपने अगर टोपी पहन के घूमना चालू किया या बुरखा पहना तो आपके रिलीजियस कस्टम्स के हिसाब से आप पहन रहे हैं, लेकिन जनरली ये फीलिंग जाता है कि भाई साहब यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस, ठीक है. इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग एल्स और इफ़ यू आर बेसिकली डेकोरेटिंग योर सेल्फ इन अ डिफरेंट मैनर, then obviously the thing goes that you are not one of us, okay, you are not one of us. Often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. तो ये unfair treatment हो जाता है, discriminate against them. Do you remember reading in your class 7th book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? तो आपके देखिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुस्लिम्स लोगों का हाउस फाइंड करना रहने के लिए और रेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है. द सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज़ लेड टू द माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैड लिव. तो जहाँ पे वो रहते थे उनसे उनका माइग्रेशन हुआ है. जैसे हमने देखा भाई साहब, आदिवासीज का माइग्रेशन होता है तो मुस्लिम्स का भी बहुत सारा माइग्रेशन होता है, लीडिंग टू गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी. गेटोइजेशन मतलब क्या है, इकट्ठा होना, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली गेटोइजेशन, दैट इज कॉल्ड गेटोइजेशन. ये टर्म यूज होता था जब ज्यूज को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है. सो ज्यूज यूज टू कलेक्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हिटलर, ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं गेटोइजेशन, ठीक है, गेटोइजेशन. समटाइम्स दिस प्रेजुडाइज लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस. तो आपका भाई साहब सोसाइटी में हेट्रेड, वायलेंस या डिफरेंसेस फैलते हैं, ठीक है, ओके. I live in a Muslim dominated area. Some days back during Ramzan there was some disturbance that started taking a communal outlook, ठीक है. My brother and I had gone for an iftar party. Iftar party basically रोज़ा के बाद रखा जाता है in the neighborhood and we are dressed in traditional clothes, that is sherwani and salwar kameez respectively. On returning home my brother and I were asked to change our clothes to jeans and t-shirt, ठीक है. Now when everything is fine, I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes and why I didn't find it odd, ठीक है. So I did find it odd. Where our clothes giving our identity, and this is the identity linked to all kinds of fears and discrimination. तो भाई साहब क्या क्लोथ्स की वजह से ही आइडेंटिटी होती है और क्या इस क्लोथ को पहनने से फियर और डिस्क्रिमिनेशन बैठता है, ठीक है. ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है. In the above section of this chapter, we saw how in the case of Muslim community, there is a link between
इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनाइजेशन, क्योंकि भाई साहब इकोनॉमिक अवस्था उतनी ऊपर नहीं है, इसीलिए सोसाइटी में इनका मार्जिनाइजेशन हुआ है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी का। तो ये जो मार्जिनाइजेशन है वो रिलीजियस मार्जिनाइजेशन है। इसके पहले जो हमने आदिवासी कम्युनिटी का पढ़ा वो बेसिकली आदिवासी होने के चलते उनका मार्जिनाइजेशन था, ठीक है। तो earlier in this chapter you have read about the situation of Adivasis. In your class 7 book you read about the unequal status of women in India. वुमेन का भी मार्जिनाइजेशन होता है, ठीक है। द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल those groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena. एक complex phenomena है. It requires a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation. तो बहुत सारे measures लेने पड़ते हैं to redress this situation. All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. ठीक है। तो अगर हम इसको ना देखें, अगर मार्जिनलाइजेशन के जो इम्पैक्ट है इसको नज़रअंदाज कर दें, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, ठीक है, और nor realize the state's commitment to promote equality for all, ठीक है। The Sachar Committee report also debunked other prevalent myths about Muslims, ठीक है। It is commonly believed that the Muslims prefer to send their children to मदरसा, ठीक है। मदरसा क्या होती है भाई साहब? मदरसा जो होता है वो एक मतलब एजुकेशनल जगह होती है आपके, कहाँ पे? वेयर इन मॉस्क्स, ठीक है। तो मस्जिदों में मदरसा होता है, ठीक है, मस्जिदों में ऐसा मदरसा होता है और इन मदरसों में इनको मुस्लिम किताबों के ऊपर या मुस्लिम धर्म के ऊपर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली ग्रांटेड एजुकेशन ऑन मुस्लिम, ठीक है, ऑन मुस्लिम्स। इट इज कॉमनली बिलीव दैट मुस्लिम्स प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसास, ठीक है। The figures show that only 4% of the Muslim children are in madrasas, whereas 66% attend government schools and 30% private schools, ठीक है। तो ये एक हमारा मिथ था कि जनरली मदरसा में भेजते हैं, लेकिन जो मदरसा में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, ठीक है। द फिगर शो दैट ओनली 4% ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सो कंक्लूजन क्या हो जाता है? इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बेसिकली होती क्या है? वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो अलग अलग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हम इस चीज़ को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपका हो गया भाई साहब आदिवासी कम्युनिटी, दूसरा हमने केस स्टडी किया मुस्लिम कम्युनिटी, एंड देन द वुमेन, ठीक है। सो दे ऑफ ऑल बीन मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। सो मार्जिनाइजेशन आपके अलग अलग रीजंस के वजह से हो सकता है। रिलीजन की वजह से हमने देखा कैसे मुस्लिम कम्युनिटी का मार्जिनाइजेशन हुआ है, ठीक है। हमने देखा भाई साहब आपका सोसाइटी के स्टाडा के वजह से कैसे भाई साहब आदिवासी का मार्जिनाइजेशन हुआ है, ठीक है। लिंग्विस्टिक मार्जिनाइजेशन भी होता है। लिंग्विस्टिक मार्जिनाइजेशन मतलब जैसे समझ लो, इफ आई एम अ बंगाली एंड आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र, वुड आई बिलोंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप इन टर्म्स ऑफ द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी? यस आई विल, है ना, क्योंकि यहाँ पे मराठी कम्युनिटी ज़्यादा है। इफ आई एम इन वेस्ट बंगाल एंड यू, कोई मराठी अगर वेस्ट बंगाल में रहता है तो विल ही और शी बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज? यस, ठीक है। तो ये तो हर स्टेट का होगा, ठीक है। आप अगर भाई साहब किसी बाहर के स्टेट से, बाहर के स्टेट क्या बोलेंगे हम, इंडिया के ही किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आए हैं तो आप माइनॉरिटी में होंगे। तो ये आपका लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, दैट इज बेसिकली। तो आपका भाई साहब ये सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं और इनमें क्लैशेस होते रहते हैं, ठीक है। इनमें अकारणवश ही भाई साहब आपका एक दूसरे के प्रति आक्रोश होता है। So there are different reasons for each of these communities being marginalized. Each experiences marginalization in different ways. We have also seen that marginalization is linked to experiencing, क्या होता है भाई साहब marginalization से? Disadvantage. देखो, जैसे हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो कैसे किया था कि अगर आपको स्कूल में बुली किया जाए, ठीक है, तो क्या आपके दिमाग पे असर पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। आपको भाई साहब कोई परेशान कर रहा है, आप ना सुबह उठ के रोज़ सोचेंगे यार ये फिर से मेरे को परेशान करेगा आज स्कूल में, होता है ऐसा, है ना। स्कूल जाने के पहले वो आप भले ही उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, मम्मी पापा को भी शायद नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन यार ये मेरे को फिर से परेशान करेगा, है ना, ये समीक्षा मेरे को फिर से परेशान करेगी, ऐसा आप सोचेंगे, है ना, ठीक है। तो यू विल थिंक अबाउट इट बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्कूल यू विल थिंक अबाउट इट। तो आपका ये डिसएडवांटेज होता है, आपके मेंटल आपके जो मानसिक परिस्थिति है
उसका असंतुलन क्रिएट करता है ये, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज बेसिकली अ डिसएडवांटेज, आपको फ्रीली सोच नहीं देने देगा। प्रेजुडिस, ठीक है, प्रेजुडिस मतलब अहंकार, हम भाई साहब मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो हम अगर विदित से मेरा झगड़ा हो गया, विदित भाई साहब फोन लगाया, भाई साहब साहब जाओ आ जाओ, है ना। सो ये हमने देखा है भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज दिस नोन एज प्रेजुडिस, ठीक है। इसको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, तो इसका भाई साहब अलग ही अहंकार में रहेगा ही हर समय, ठीक है। ही विल ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट ऑन मी, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा पावरफुल मतलब अपने आप को दिखाते हैं, वो हमेशा दूसरों पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, प्रेजुडिस, ठीक है। और क्या है भाई साहब, पावरलेसनेस। पावरलेसनेस मतलब जैसे अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को इस एक रीजन में बिलोंग करते हैं, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन और बिकॉज ऑफ योर लेट्स से लैंग्वेज, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप थोड़े से पावरलेस, यार मेरे को यहाँ पे कौन सपोर्ट करने वाला है भाई, मान लेते हैं इनकी जो बातें हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। मैं अकेला बंगाली हूँ और इस सब मराठियों ने मुझे घेर लिया है, भाई साहब तोड़ेंगे मेरे को, तो इससे अच्छा इनका जो भी है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का पावरलेसनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, वी एक्सपीरियंस द पावरलेसनेस। तो मे बी आई एम राइट, बट सिंस दे आर इन मेजॉरिटी सो आई विल एक्सेप्ट देयर वेज, ठीक है। तो ऐसा होता है, और अगर यहाँ पे नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आपके वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही होगा, उड़ीसा में भी ऐसा ही होगा, हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करेगी, ठीक है। नहीं होना चाहिए अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड है तो। इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक दलित्स, of whom you will read more in the next chapter, ठीक है। Marginalization results in having a low social status, तो social status आपका बहुत लो हो जाता है, मतलब आप अपने आप को सोशल में, सोसाइटी में बहुत ऊंचे दर्जे पे नहीं रख पाते हो, ठीक है। आपको हमेशा लगता है कि यार मैं तो एक बहुत लो स्टार्ट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, तो आपने जैसे देखा कुछ डेटा हमको दिखा रहे थे कि क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इज मार्जिनलाइज्ड, इट इज़ नॉट गोइंग फॉर एजुकेशन, ठीक है। देखो ऐसा हो सकता है कि समझ लो, मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लो कोई कम्युनिटी ए है, ठीक है, एक कोई कम्युनिटी ए है जो मार्जिनलाइज्ड है, ये रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभी आपने डेटा निकाला तो इनका जो गवर्नमेंट जॉब्स में परसेंटेज दिख रहा है वो लेट्स से सिर्फ 2% है, ठीक है, क्लियर है। और भाई साहब समझ लो दूसरे प्राइवेट जॉब्स में भी इनका अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 3% है, ठीक है। तो जॉब्स में कौन लगता है, जो शिक्षित होते हैं, है ना। तो आप बताओ अगर पूरे 100% में से सिर्फ 2% लोग इनके कम्युनिटी के जॉब मिलते हैं, तो क्या ये अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? इनको भाई साहब लगेगा कि भाई साहब बच्चों को स्कूल भेज के क्या फायदा, जब जॉब्स ही हमको नहीं मिल रहे हैं, तो वाई शुड बी। तो इससे क्या होगा, इनके एजुकेशन का परसेंटेज भी ड्रॉप हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग एनी एडवांटेज इन इट, दे आर नॉट सीइंग एनी मेरिट इन इट। सिर्फ एजुकेशन कोई नहीं चाहेगा, राइट, एवरीबडी विल ट्राई टू गेट और लैंड अप इनटू अ डिसेंट जॉब एंड लाइफस्टाइल आफ्टर डूइंग एजुकेशन। वरना एक अनपढ़ गंवार इंसान और एक शिक्षित इंसान में मतलब पहला चीज़ तो आपके लाइफस्टाइल का फ़र्क होगा ना, सोच की फ़र्क होगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एजुकेशन भी इम्पैक्ट हो जाएगा, इससे एजुकेशन भी इम्पैक्ट हो जाएगा। येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज, ठीक है। दस नो वन इज मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। तो जैसे आपने देखा इस चैप्टर के शुरुआत में वो जो दादू थे उनकी 2 पोतियाँ थीं, ठीक है। तो एक पोती भाई साहब ये सुन रही है, अरे यार मैं तो अभी इंग्लिश बोलने लगी हूँ, तो मैं तो इनके फ्लो में आ गई हूँ, ठीक है, ऐसा बोल रही है। दूसरी वाली सोच रही कि नहीं हमारा भी घर था, हमारा भी भाई साहब एक कल्चर था, हमारा भी भाई साहब इतने बड़े घर में या इतने बड़े एरिया में हम रहते थे, हमारा भी भाई साहब फार्मिंग था, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। सो thus no one is marginalized all the time exactly the same way। तो हमेशा कोई marginalized नहीं रहता है और सेम वे में भी नहीं रहता है। If we go back to the 2 examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance। सारे marginalized community में आप देखोगे बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है struggle का भी और resistance का भी, ठीक है। There is a huge thing about struggle as well as resistance। Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights। तो इनका भी कल्चर है, इनका भी भाई साहब एक लाइफस्टाइल है, एंड दे विल ट्राई टू प्रिजर्व देयर कस्टम्स एंड कल्चर एट एनी कॉस्ट, है ना। अगर आपको अचानक बैठ में कि वो आके बोले भाई साहब गणपति नहीं मनाओगे, आए दिवाली में बम नहीं फोड़ोगे, आए भाई साहब आप नवरात्रि नहीं बनाओगे, तो आपको क्या लगेगा,
अरे ये तो मेरे कल्चरल राइट पे आ रहा है, क्यों भाई साहब क्यों नहीं करेंगे? ऐसा ही आएगा ना सबसे पहले दिमाग में, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? लड़ जाओगे ना तुम मुझसे, भिड़ जाओगे ना, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इट इज। तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। सिर्फ मार्जिनल कम्युनिटीज नहीं, हर एक कम्युनिटी अपने कल्चर को, अपने राइट्स को भाई साहब मेंटेन करना चाहती है, ठीक है? वाइल हैविंग एक्सेस टू राइट्स, उनको राइट्स भी हो, उनका डेवलपमेंट भी हो और उनको अदर अपॉर्चुनिटीज भी मिले, ठीक है? वाइल हैविंग एक्सेस टू राइट्स, while having access to development, and while having access to other opportunities, they would prefer to have them. In the next chapter, we will read about how different groups have confronted marginalization. अरे बाप रे! तो इसी के साथ ये चैप्टर का समाप्ति होता है।